Hello everyone, this is Komal. Welcome to our YouTube channel Learning Empire, where you will get everything in the easiest way that you can't even imagine. So students, आज मैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर अबाउट कंज्यूमर राइट्स डिस्कस करने वाली हूँ. चैप्टर 5 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अर्लियर आई हैव डिस्कस्ड ऑल द चैप्टर्स फ्रॉम दिस बुक. चैप्टर 1, 2, 3, 4 मैंने सबके लिए अच्छे से वीडियो बना के तैयार करके आप लोगों को बनाकर दे दी है. आप लोग उनको ज़रूर देखें, नोट्स बनाएं, प्रिपेयर करें. आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, बोर्ड्स के लिए भी और प्री बोर्ड्स के लिए भी, हर तरह के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर क्लास 10 का इकोनॉमिक्स से कंज्यूमर राइट्स. सो आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो सो दैट मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट्स हैव व्यूड माई वीडियो. एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब माई चैनल टू एंड टेल योर फ्रेंड्स टू शेयर आवर वीडियोज़ टू एंड प्लीज़ यू टू शेयर माई वीडियो. ओके, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज कंज्यूमर. कंज्यूमर आखिर है क्या? कंज्यूमर इज अ पर्सन who buys and uses a good or service from the market after the payment. कुछ भी अगर उसको खरीदना होता है, मतलब एक ऐसा कंज्यूमर एक ऐसा व्यक्ति होता है, अ पर्सन, जो कि कुछ भी खरीदता है, कोई भी गुड्स हो, मतलब जो भी हम देख सकते हैं, जिन्हें छू सकते हैं, टेंजिबल और सर्विसेज विच आर इंटेंजिबल, लाइक मोबाइल फ़ोन्स का के लिए आपको रिचार्ज कराना है या जो भी है, इंटरनेट हो गया, तो मार्केट से उन्हें खरीदते हैं और एक सफिशिएंट पे करके, कुछ भी पे करके. ठीक है, तो ये सब जो अगर कोई पर्सन कर रहा है तो इसका मतलब वो पर्सन कंज्यूमर माना जाएगा. ओके, नेक्स्ट, कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस. अब कंज्यूमर मार्केट प्लेस में कैसे कैसे रोल्स अदा करता है. ओके, यहाँ पर हम प्रोड्यूसर के बारे में भी जानेंगे. प्रोड्यूसर क्या होता है? अब प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ता है? एज अ प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वी कुड बी वर्किंग इन एनी ऑफ द सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर. अगर हम प्रोड्यूसर हैं तो हम गुड्स और सर्विस बना रहे हैं, और गुड्स और सर्विस बनाने के लिए हमारे पास 3 सेक्टर्स होते हैं, आपको पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. तो प्राइमरी जैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटी में भी इंक्लूड हो सकते हैं हम, इंडस्ट्री यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में भी इंक्लूड हो सकते हैं हम एज ए प्रोड्यूसर, और सर्विस यानी एज ए अगर टर्शियरी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं तो हम सर्विसेज में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं अगर हम कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो. और कंज्यूमर क्या पार्टिसिपेट करते हैं इन द मार्केट व्हेन दे परचेज गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन दे नीड. वो सिर्फ मार्केट के लिए, इसीलिए मार्केट में सिर्फ एक चीज़ के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए. ठीक है, उन्हीं के लिए ही ये ऊपर प्रोड्यूसर जो है तीनों एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करता है. ओके, दीज आर द फाइनल गुड्स एंड पीपल यूज एज कंज्यूमर्स. जो भी कंज्यूमर को चाहिए होता है वो कंज्यूमर के लिए फाइनल गुड होता है और प्रोड्यूसर के लिए भी फाइनल गुड होता है. जैसे एग्रीकल्चर से अगर हमने शुगर केन ग्रो किया है, ठीक है, तो वो अगर एज अ शुगर केन कंज्यूमर खरीदता है तो वैसे तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ये एक प्राइमरी गुड है, लेकिन अगर कंज्यूमर को शुगर केन ही चाहिए तो वो एक फाइनल प्रोडक्ट भी हो जाएगा एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर. प्राइमरी एक्टिविटी में ही ये एक फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा क्योंकि कंज्यूमर को शुगर केन ही चाहिए. लेकिन अगर वो सेकेंडरी में जाकर चीनी में परिवर्तित हो गया है तो वो अब कंज्यूमर को चीनी चाहिए, शुगर केन नहीं चाहिए, तो अब फाइनल गुड चेंज हो गया है. अब फाइनल गुड जो है प्रोड्यूसर के लिए शुगर हो गया है. ओके, इस तरह से फाइनल गुड्स की भी डेफिनेशन चेंज होती रहती है. अब कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, रिक्वायर होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं कंज्यूमर्स को इन द मार्केट प्लेस. ओके, ताकि उनका कोई एक्सप्लॉयट ना हो. ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन ना हो. जैसे कई तरह के एक्सप्लॉयटेशन हम आगे देखेंगे किस तरह के एक्सप्लॉयटेशन होते हैं. आपको भी पता होगा एक्सप्लॉयटेशन, जैसे एमआरपी से ज़्यादा रेट पर अगर बेच दिया, एमआरपी मीन्स जो भी आपके प्रोडक्ट पर लिखा हुआ है प्राइस, उससे ज़्यादा प्राइस पर अगर आपको प्रोडक्ट बेचा जा रहा है तो वो आपका हनन हो रहा है, आपके राइट्स का, आपके हक का, आपके अधिकार का हनन हो रहा है, मीन्स एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. ठीक है, तो मार्केट्स डू नॉट वर्क इन अ फेयर मैनर व्हेन प्रोड्यूसर्स आर फ्यू. मार्केट जो है एक फेयर मैनर में काम नहीं करती है, सफल तरीके से अच्छे मैनर में काम नहीं करती है जब भी प्रोड्यूसर जो है फ्यू होते हैं, कम प्रोड्यूसर्स होते हैं. ओके, एंड पावरफुल. अगर कम प्रोड्यूसर्स होते हैं किसी भी चीज़ को बेचने वाले तो वो अपनी मनमर्जी चलाते हैं. ठीक है, सोचते हैं कि अब ये मुझसे ही तो खरीदे और कहाँ जाएगा, तो वो कंज्यूमर का हनन करने लग जाते हैं, उनके राइट्स का एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं. एंड पावरफुल वेयर एज कंज्यूमर्स परचेज इन स्मॉल अमाउंट्स एंड आर स्केटर्ड. ओके,
अब दिस हैपन स्पेशली व्हेन लार्ज कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग दीज गुड्स, ओके। ये स्पेशली कब होता है, जब लार्ज कंपनीज जो है इन गुड्स को प्रोड्यूस कर रही हैं, ओके। और दीज कंपनीज विद ह्यूज वेल्थ, पावर एंड रीच कैन मैनिपुलेट द मार्केट। अब ये लोग क्या करते हैं, रिच के लिए तो बेनिफिशियल हो ही जाता है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो पुअर पीपल होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाती है, ओके। दीज कंपनीज, इनके पास ह्यूज वेल्थ होती है, पावर होती है, तो वो मार्केट में मैनिपुलेट करने के लिए ही जाते हैं। एट टाइम्स फॉल्स इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन थ्रू द मीडिया एंड अदर सोर्सेज टू अट्रैक्ट कंज्यूमर। अब जैसे आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं, एडवर्टीजमेंट में क्या है, जैसे कि कोई भी, मैं आपको प्रोडक्ट का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन जैसे फेयरनेस दिखाने के लिए कोई क्रीम का यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो है रियलिटी में तो कोई फेयरनेस नहीं होती है, हम सबको पता है, ओके। लेकिन फिर भी एड में इस तरह से दिया गया है कि आप लोग फेयर हो जाओगे अगर इस क्रीम को यूज़ करोगे तो यानी कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ओके। हम खरीदते जा रहे हैं लेकिन ऐसा कोई रिजल्ट तो आया नहीं, तो इस तरह से जो है फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है स्प्रेड की जाती है। आपको पता होगा कि इस तरह की एडवर्टीजमेंट के लिए जो कि रेशियल एक्सप्लॉयटेशन करती है, डिस्क्रिमिनेशन करती है, इस तरह के एडवर्टीजमेंट को कहीं ना कहीं अब बैन भी किया जाने लगा है। अब कंज्यूमर मूवमेंट in India, the consumer movement as a social force originated with the necessity of protecting and promoting the interests of the consumers against unethical and unfair trade practices। अब क्या है, इंडिया में कंज्यूमर मूवमेंट चलाया गया एज अ सोशल फोर्स, एक सामाजिक बल के तौर पर, ओके। जो ओरिजिनेट किस लिए हुआ था, क्योंकि हमें कंज्यूमर के राइट्स को, उनके इंटरेस्ट को, उनको प्रोटेक्ट करना था, ओके। तो जो भी उनके साथ अनएथिकल, मतलब कि अनैतिक व्यवहार जो भी हो रहे हैं उनके राइट्स के लिए, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए कंज्यूमर मूवमेंट चलाए गए। रामपेंट फूड शॉर्टेजेस, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग। अब देखो इन सब में क्या आता है, जैसे कि ज़बरदस्ती जानबूझकर फूड की शॉर्टेज दिखाई जा रही है, होर्डिंग की जा रही है फूड की, मतलब कि फूड तो स्टोर में तो है सफिशिएंट, लेकिन बाज़ार में नहीं ला जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मार्केट में है ही नहीं ये चीज़, तो हम कहाँ से लाए, तो अपनी मनमानी कीमत पर वो चीज़ अब बेची जा रही है और लोगों को खरीदनी पड़ रही है, ओके। तो ये हो जाता है, फूड शॉर्टेजेस जानबूझकर दिखाई जाती हैं, होर्डिंग्स की जाती है, ब्लैक मार्केटिंग की जाती है, मतलब कि जैसे आपने भी सुना होगा, जैसे पीडीएस आता है, जैसे राशन आता है, तो राशन में लोग कई क्या करते हैं कि राशन जो है लोगों तक तो पहुंच ही नहीं पाता है, बीच में ही उनकी ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है, मतलब कि जिनको ज़रूरत होती है वहाँ तक नहीं जा पाता है, कुछ लोग जो है उनको खरीद लेते हैं अपने अच्छे दाम में और उन्हें फिर बढ़ाकर अपनी दुकानों पर रखकर बेचते हैं, तो ये ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है। मैं आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल फॉर एवरी पर्पज़, ओके। तो आपको एग्जाम्पल्स भी लिखते हुए जाना है साथ के साथ, ध्यान से सुनिए स्लाइड्स को, ओके। अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, फूड में मिलावट की जाती है, एंड एडिबल ऑयल, ओके, गिव बर्थ टू द कंज्यूमर मूवमेंट। इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई थी, इन्होंने ही जो है कंज्यूमर मूवमेंट को चलाने के लिए एक हमें मौका दिया, ओके। और ये इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कब शुरू हुआ, 1960 में। 1970 तक क्या था कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस जो थे वर लार्जली इंगेज इन राइटिंग आर्टिकल्स, ठीक है। 1970s तक जो है हो तो रहा था इनके लिए मूवमेंट, लेकिन सिर्फ जो है आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे, न्यूज़पेपर में उनके बारे में लिखा जा रहा था, बुक्स लिखी जा रही थी, पैम्फलेट्स छापे जा रहे थे कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप लोगों को एक्शन लेना चाहिए, मतलब सिर्फ रिटन आर्टिकल्स दिए गए थे, कोई गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी लॉ या कुछ भी प्रोसेस नहीं किया गया था, ओके। तो दे फॉर्म कंज्यूमर ग्रुप्स टू लुक इनटू द मैल प्रैक्टिसेस इन राशन शॉप एंड ओवर क्राउडिंग इन द रोड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। ये सब तो हो रहा था, लेकिन अब इन्होंने जो है कंज्यूमर ग्रुप्स को ध्यान आकर्षित किया कि राशन शॉप्स पे भी हमारे साथ हनन हो रहा है हमारे राइट्स का, और ओवर क्राउडिंग इन द रोड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, ओवर क्राउडिंग हो रही है रोड पर भी, या फिर ट्रांसपोर्ट जो चल रहे हैं उसके अंदर ही लोग बाग बेचने आ जाते हैं अपनी चीज़ों को, बहुत ज़्यादा अंदर आने, अब तो फिर भी बहुत कम हो गई हैं ये चीज़ें, लेकिन जैसे पहले क्या होता था, बसेस के अंदर भी लोग इतना घुस जाते थे, ओके, खरीदवाने के लिए कुछ भी, तो ओवर क्राउडिंग भी हो जाती थी। तो ये सब जो है फिर लोगों ने नोटिस करनी शुरू की। अब मोर रिसेंटली इंडिया विटनेस्ड एन अपसर्ज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स, ठीक है। तो अब हाल ही में इंडिया ने विटनेस किया है कि कंज्यूमर ग्रुप्स जो है अब बढ़ने लगा है, ठीक है। तो अब इनके लिए कुछ कॉमन वेज, कुछ राइट्स आने चाहिए, ओके। तो इन सब में क्या क्या आ जाता है, सब कॉमन वेज है जिससे कि कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो सकता है। तो आपके लिए एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट आर द कॉमन वेज जिनके द्वारा जो है विच कंज्यूमर्स में बी एक्सप्लॉइटेड बाय मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स।
ओके। तो एक्सप्लॉयटेशन के कुछ पॉइंट्स हैं। अंडर वेट एंड अंडर मेजरमेंट, आप लोगों को मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं तो जैसे कि आप दुकान पे जाते हैं, लोग क्या करते हैं अपने तराजू के नीचे जो है जो मेजरमेंट उनको देना होता है, जिसमें तोल कर वो कोई भी चीज़ देते हैं, उसके नीचे वो मैग्नेट लगाए रखते हैं ताकि वो हैवी हो जाए, या मतलब कुछ भी पत्थर चिपका देते हैं नीचे ताकि वो ऑलरेडी हैवी हो जाए, ताकि हम कुछ भी तोले उसके अंदर तो वो कम क्वान्टिटी में मीज़र हो। तो ये सब नोटिस किया गया, ठीक है। अंडर वेट एंड अंडर मेजरमेंट, goods sold in the market are sometimes not measured or weighted correctly, ठीक है। इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है। हाई प्राइस पे दिया जाता है, जितना एमआरपी है उससे ज़्यादा प्राइस पे सामान को बेचा जा रहा है। सब स्टैंडर्ड क्वालिटी मतलब लिखा तो जा रहा है कि क्वालिटी बहुत बेस्ट है, लेकिन वो चीज़ है नहीं उसके अंदर, ठीक है। जैसे कि सेलिंग मेडिसिन बियॉन्ड देयर डेट ऑफ एक्सपायरी, हम कुछ लोग क्या है, हम लोग ही अपनी नेग्लिजेंस से क्या करते हैं कि अपनी चीज़ों को खरीद तो लेते हैं लेकिन उन पे एक्सपायरी डेट या उनके लेबल कुछ भी नहीं देखते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि दूध की पैकेजिंग कब होती है और उस पर हमेशा जो है लिखा होता है कि इतनी डेट से इतनी डेट तक सिर्फ इसे यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर दुकानों पर बचा होता है तो वो फिर भी उसे बेच देते हैं, और कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो उसे खरीद कर कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन अगर उसकी डेट एक्सपायर है तो वो हमारे शरीर को नुकसान भी दे सकती है। तो हमें इन चीज़ों को भी देखना चाहिए, ठीक है। सब स्टैंडर्ड क्वालिटी में हमें सामान दे दिया जाता है। डुप्लीकेट आर्टिकल्स इन द नेम ऑफ द जेन्युइन पार्ट्स ऑफ द गुड्स, मीन्स आपने देखा होगा जिससे कई बार जो है घरों में बेचने सामान आते हैं, आपने देखा होगा है ना, घरों में बेचने सामान आते हैं, कुछ थैला वगैरह लेके आ जाते हैं और उसमें कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक पैंटीन शैम्पू दे दिया या कोई भी शैम्पू हो गया, पर उनके नाम ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे, लाइक अगर इवन आई हैव नोटिस दिस थिंग पर्सनली, एक बार मतलब कि हमारे घर पे एक लेडी आई कुछ बेचने के लिए, एंड शी वाज हैविंग मोस्टली डिटर्जेंट पाउडर्स, और डिटर्जेंट पाउडर्स में माई मॉम शी वाज नॉट दैट मच एजुकेटेड, तो उन्होंने जो है ले लिया और उस पर लिखा हुआ था सर्फ एक्सेल समझ के ले लिया, लेकिन जब मैंने ध्यान से पढ़ा तो देयर वाज सिर्फ एक्स्ट्रा रिटन ओवर देयर, मतलब पैकेजिंग का कलर वगैरह सेम था लेकिन नाम जो था उसका गलत था। इससे ही पता चल रहा है डुप्लीकेट आइटम दे रहे हैं। देन मैं फ्रिक्वेंटली गई और उसको रिटर्न करके आई। तो ये चीज़ें जो है नोटिस करनी पड़ती हैं, डुप्लीकेट आर्टिकल्स दे देते हैं, ठीक है, इन द नेम ऑफ द जेन्युइन पार्ट्स और गुड्स। एडल्ट्रेशन से तो आप ऑब्वियसली रूबरू हैं ही, जैसे घी दूध इन सब में एडल्ट्रेशन करके हमें सामान बेचा जाता है। लैक ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस नहीं होते हैं कई बार, जैसे इन्फीरियर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस या अदर अप्लायंसेस जो है इनमें जो है उनके अंदर से वो चीज़ नहीं होती है जो ज़रूरी होती है, मतलब जैसे कि स्पीकर बेकार सा लगा के दे दिया, मतलब बाहर से तो सब कुछ ठीक है लेकिन स्पीकर इज़ नॉट दैट मच गुड, तो मतलब सेफ्टी डिवाइसेस नहीं है, ठीक है, जिससे कि एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और भी तरीके के, जैसे कि बैटरी पावर ठीक नहीं है, और बैटरी ऐसी है जो जल्दी से गर्म हो जाती है, फ़ोन की हो गई, चार्जर सही नहीं है, तो मतलब लैक ऑफ सफिशेंट डिवाइसेस, ठीक है, सेफ्टी नहीं है। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, कुछ अनस्क्रपलेस बिजनेसमैन जो है क्रिएट करते हैं आर्टिफिशियल स्कैरिटी बाय होर्डिंग्स लगा देते हैं, ठीक है, तो जानबूझकर वो जानबूझकर उस सामान को अपने होर्डिंग्स कर लेते हैं। जैसे मैंने ये भी आपको एग्जांपल बताया था, मार्केट में जो है कम सामान लेकर आते हैं, कहते हैं कि सामान है ही नहीं, जबकि उन्होंने क्या किया हुआ है, जानबूझकर सामान को बाहर नहीं निकाला है ताकि वो अपनी मनमानी कर सके, अपनी मनमर्जी की कीमत वसूल कर सके, ठीक है। दे सेल देयर गुड्स फॉर अ हायर प्राइस बाय क्रिएटिंग पैनिक अमंग स्टूडेंट्स। फॉल्स एंड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, यही जो मैंने आपका फेयरनेस क्रीम के बारे में एग्जांपल दिया था वो इसके अंडर आ जाता है। अनसेटिस्फैक्ट्री आफ्टर सेल सर्विस, अनसेटिस्फैक्शन हो जाता है, ठीक है, अनसेटिस्फैक्ट्री आफ्टर सेल सर्विसेज, सेल सर्विस करने के बाद भी सप्लायर्स जो है सही सर्विस नहीं दे पाते हैं, ठीक है, जैसे बोल देते हैं कि हाँ जी आपको जो है इतना रिचार्ज करवा लीजिए, सर्विस करवा लीजिए, आपको जो है इतना फ्री नेट मिलेगा, ये वो, लेकिन हमेशा ही ये चीज़ नहीं होती है, ओके। तो अब जो है हमारे पास, अब हमें इतना सारा हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो हमें ज़रूरत आएगी ही कि कोई एक्ट तो ऐसा आना चाहिए, गवर्नमेंट शुड टेक द एक्शन कि कुछ तो हो जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सके इन सब चीज़ों से। तो फिर आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986,
ठीक है. बिकॉज ऑफ ऑल दीज एफर्ट्स, सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव वॉज टेकन इन 1986 बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड इट हैज़ इम्प्लीमेंटेड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसे प्रॉपरली पॉपुलरली बोला जाता है कोपरा. कोपरा मीन्स COPRA. ओके, कोपरा. तो अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो भी आपको इसी के बारे में लिखना है. और अगर आ जाए व्हाट इज कोपरा, तो कंफ्यूज मत होना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ही कोपरा है. अब इसके हम फीचर्स पढ़ लेते हैं, आखिर इसमें ऐसा क्या था जो कि हमारे राइट्स को ध्यान में रख के बनाया गया था. इंफॉर्मेशन, सेफ्टी, रिड्रेसल, रिप्रेजेंटेशन एंड कंज्यूमर एजुकेशन, इन सब के बारे में मैं आपको स्लाइड बाय स्लाइड पढ़ाऊंगी अभी. ओके, तो मतलब इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, सेफ्टी होनी चाहिए, रिड्रेसल मतलब कोर्ट में वो जा सकते हैं अगर कोई भी ग्रीवेंस है, और रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कंज्यूमर के एजुकेशन के लिए. ठीक है. अंडर कोपरा अ 3 tier काजी जुडिशियल मशीनरी एट द डिस्ट्रिक्ट. काजी जुडिशियल का मतलब है कि वो जज बन के भी डिसीजंस ले सकते हैं, लीगल डिसीजंस भी ले सकते हैं. अभी आप इतने लेवल पर नहीं आ गए हो कि आपको इतना बड़ा बड़ा टॉपिक समझना पड़े. बस आपके लिए इतना ज़रूरी है कि डायरेक्ट कोर्ट में जाने के अलावा यहाँ पर भी आपको जजमेंट मिल सकती है. ठीक है. डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, तीनों लेवल्स पर. ओके. कंज्यूमर मूवमेंट्स विद इट्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जो कि कंज्यूमर को जो है जागो ग्राहक जागो नाम की भी आपने एक ऐड सुनी होगी, है ना. तो इस तरह के आपके अंदर अवेयरनेस लाती रहती है. ओके. अब कंज्यूमर राइट्स, अब जो मैंने आपको इसके अंदर बताए थे अभी, ये जो इंफॉर्मेशन सेफ्टी, रिड्रेसल, इन सब को लेके जो है अब जो है अलग अलग क्या क्या हमारे राइट्स है, यही सब राइट्स हो जाते हैं हमारे, और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर कोपरा बनाया गया है. तो फर्स्ट है हमारा राइट टू सेफ्टी. राइट टू सेफ्टी मीन्स कंज्यूमर को राइट है, मतलब उसको हक है, उसको अधिकार है कि ही शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज. उसे प्रोटेक्शन मिले जो भी वो गुड्स और सर्विसेज खरीदे. ठीक है. कुछ भी फेक ना हो उसके अंदर, प्राइसेस ठीक हो, मतलब सब कुछ जो है फेयरनेस से हो. ठीक है. हजार्डस टू लाइफ ना हो कुछ भी, जैसे एक्सपायरी डेट से हम मेडिसिन वगैरह खरीद लेते हैं तो वो तो हमारे हजार्डस ऑफ लाइफ हो जाता है ना, टू लाइफ हो जाता है प्रॉपर्टी. ठीक है. प्रोड्यूसर्स नीड टू स्ट्रिक्टली फॉलो द रिक्वायर्ड सेफ्टी रूल्स. कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उन्हीं को फॉलो करना प्रोड्यूसर्स के लिए ज़रूरी है. ठीक है. देयर आर मैनी गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी परचेज दैट रिक्वायर स्पेशल अटेंशन टू सेफ्टी. देन राइट टू बी इन्फॉर्म, इन्फॉर्मेशन का भी पूरा राइट बनता है. कैसे कि कंज्यूमर को जो है पूरा राइट बनता है कि उसको जो भी वो खरीदने जा रहा है उसकी क्या क्या डिटेल्स हैं, प्रॉपर MRP लिखा हो उस पर अच्छे तरीके से, जो कि समझ में. आपने एक बार नोटिस किया होगा कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिन पे MRP के ऊपर ना कुछ कवर अप कर दिया जाता है, कुछ और मतलब चिपका दिया जाता है, या फिर उस पर कुछ ऐसा लेबल सा लगा दिया जाता है, मतलब MRP को क्लियरली शो नहीं किया जाता है. वो समझ नहीं आता है कितना MRP था इसका, और फिर जितना हमें वो बोलते हैं हम उतना दे देते हैं. तो ये चीज़ भी जो है एक्सप्लॉयटेशन ही है. तो इस तरह से राइट टू इन्फॉर्म होना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए हम जो खरीद रहे हैं वो कितने का है, उसके अंदर क्या क्या लेबलिंग है, क्या क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, सब कुछ, कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ इसके अंदर है, ये सब हमें पता होना चाहिए. अब देखो राइट टू इन्फॉर्म हमने पढ़ा है, तो इसके अंदर जो है क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, ये बताया गया है. देखो, जब भी हम कुछ भी खरीदने जाते हैं तो हमें इन चीज़ों की डिटेल्स होनी चाहिए. क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज़ है, जैसे आपने कोई भी चिप्स वगैरह जो भी खा रहे हो आप, तो उसमें लिखा होता है कि इतना सॉल्ट है, इतनी क्वांटिटी में सॉल्ट है इसके अंदर, इतनी क्वांटिटी में शुगर है, इतनी क्वांटिटी में स्पाइस है, मतलब ऐसे हर चीज़ का लिखा होता है ना. प्राइस कितना है, बैच नंबर कितना लिखा हुआ है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर कब बनाई गई थी, एक्सपायरी कब हो जाएगी, एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चर, इवन कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो एड्रेस वहाँ तक भी हम जा सकते हैं, है ना. ये भी लिखा होता है. आपने देखा होगा दवाइयों पे, खासकर आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश का एड्रेस जरूर लिखा होता है क्योंकि वहीं पर ही दवाइयाँ मेनली बनती हैं, तो एड्रेस हर चीज़ पे लिखा होता है. ओके. तो दिस इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन डिस्प्लेड बिकॉज कंज्यूमर्स जो है हैव द राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज देन दैट दे परचेज. राइट टू चूज़, हमें चूज़ करने का अधिकार होना चाहिए. हमें ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं थोपनी है. जैसे अगर हमें कुछ भी खरीदने जाना है, अगर मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे हमें डिटर्जेंट खरीदने जाना है, हमें सर्फ एक्सेल नहीं खरीदना है, हमें टाइड खरीदना है, तो वो उसके पास अगर टाइड नहीं है तो वो ज़बरदस्ती आपको कोशिश करेगा कि टाइड अभी ये ऐसा है, टाइड बेकार है, टाइड मार्केट में कम आ रहा है क्योंकि इसकी क्वान्टिटी सही नहीं, इसकी क्वालिटी सही, तो
सर्फ एक्सेल बेचने की ज़्यादा कोशिश करेगा। मैं किसी प्रोडक्ट को वो प्रमोट नहीं कर रही हूँ प्लीज़, सिर्फ आई एम गिविंग द एग्जाम्पल, क्योंकि आप लोग छोटे हैं तो आपको समझना ज़रूरी है। तो इसीलिए वो हमें ज़बरदस्ती थोपते हैं कोई भी मटेरियल, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें वहाँ पर टाइट नहीं मिल रहा, हम दूसरी शॉप पर जाकर ले सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती हमें चूज़ करने को नहीं कह सकते। तो राइट टू चूज़ हमें होना चाहिए। ओके, जो सर्विस वो जिस तरह की चाहता है उस तरह की सर्विस वो चूज़ कर सकता है। जैसे रिचार्ज हो गया, अगर हमें 99 का नहीं कराना है, 299 का कराना है, तो हम 299 का ही कराएंगे। वैसे वो हमें ऑप्शंस दे देगा, आपको किसी भी तरह का करना है, लेकिन वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि नहीं आप सिर्फ 499 का कराइए, आपको इतना मिलेगा इतना मिलेगा। वो हमें पता है हमारी रिक्वायरमेंट कितनी, हम उसके अकॉर्डिंग राइट टू चूज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, राइट टू बी हर्ड, कंज्यूमर्स हैव द राइट टू बी हर्ड इन केस ऑफ ग्रीवांस। अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है रिलेटेड टू प्रोड्यूसर्स प्रोडक्ट, तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी बात को, अपने ग्रीवांस को जो है किसी भी लेवल तक ले जा सकते हैं और उन्हें सुनना होगा। ओके, राइट टू रिप्रेजेंट इन कंज्यूमर कोर्ट्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, ग्रीवांस है, तो वो अपनी प्रॉब्लम को जो है कंज्यूमर कोर्ट में जाकर भी दिखा सकते हैं। ठीक है, रिड्रेसल जो मैंने बताया था वो इसी से रिलेटेड है। ओके, जो भी हमारे वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं लोकली, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में या नेशनल लेवल पे भी, हम कहीं भी जाकर, कंज्यूमर फोरम्स बनाए गए हैं, प्रोटेक्शन काउंसिल्स बनाए गए हैं, हम कहीं पर भी जाकर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। अब आरटीआई एक आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, आरटीआई के बारे में क्या है कि कंज्यूमर जो है कैन कंप्लेन। अब हमने अभी ग्रीवांस पढ़ा, तो इसमें जो है आरटीआई भी आ जाता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्या है कि कंज्यूमर जो है कैन देन कंप्लेन एंड आस्क फॉर कंपनसेशन और रिप्लेसमेंट इफ द प्रोडक्ट प्रूव्स टू बी डिफेक्टेड इन एनी मैनर। अगर प्रोडक्ट जो है डिफेक्टिव है किसी भी तरीके से, प्राइस के मामले में, या फिर एक्सपायरी डेट हो चुकी है वो हमें बेच दिया गया है, या फिर जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट है वो शो नहीं किए गए प्रॉपरली, मतलब किसी भी तरीके से अगर डिफेक्टिव है, ठीक है, या डुप्लीकेट है, कुछ भी है, तो हम जो है कंज्यूमर जो है कंप्लेन कर सकता है और पूछ सकता है कि मुझे इसके बाद जो है कितना कंपेंसेशन मिलेगा, मेरी हेल्थ को इतना नुकसान हुआ है इसे खाकर या इसे लेकर, इसे कंज्यूम करके, तो अब मुझे कितना कंपेंसेशन मिलेगा, या फिर रिप्लेसमेंट में कोई प्रोडक्ट मिलेगा या नहीं, इसके अलावा। तो ये सब करने के लिए जो है कंज्यूमर्स के लिए एक एक्ट बनाया गया, दैट इज नोन एज आरटीआई। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन अक्टूबर 2005 में बनाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही बनाया था। आरटीआई जिसे बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और दिस लॉ एंश्योर दैट इट्स सिटीजन्स जो है गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिपार्टमेंट्स। मतलब जो भी हम जानना चाहते हैं, जैसे हमें नहीं पता कि हमें इस तरह का प्रोडक्ट दिया गया है, तो हम आरटीआई डालकर, आरटीआई एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, तो हम उसमें जो है अपनी ग्रीवांस, अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं और उसके बारे में हमें आंसर मिलेगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है फिर कोर्ट में प्रोसीड कर सकते हैं। समझ आ रहा है ना स्टूडेंट्स? ओके, आरटीआई के बारे में एक और दिया गया है कि द एक्ट जो है गिव्स राइट टू सिटीजन्स टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स देयर पॉलिसीज। मतलब कि आरटीआई हमें बताता है कि किस तरह की, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आंसर ज़रूर देगा, दे हैव टू आंसर। ओके, तो अगर कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तो उनका आंसर उन्हें ज़रूर देना पड़ेगा। क्या क्या पॉलिसीज़ है, जैसे हमें नहीं पता, अगर हमारे पास जो है मैं एग्जांपल देती हूँ, सपोज़ कि आपको जो है एक्सपायरी डेट की कोई भी चीज़ बेचती है, तो अब आपने वो कंज्यूम कर ली है, मतलब वैसे तो आपको देखकर चलना चाहिए, बट आई एम गिविंग यू एग्जांपल, सपोज कह रही हूँ मैं सबसे पहले इसलिए कि आपने वो कंज्यूम कर ली है और आपके हेल्थ को जो है नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं। देन यू रियलाइज कि मैंने जो है एक्सपायरी डेट की मेडिसिन ले ली है, तो अब आपको नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, इसके लिए मुझे कुछ कर सकता हूँ या नहीं, क्या मुझे कुछ मिलेगा इसके बाद। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप आरटीआई डाल सकते हैं। आरटीआई में आप अपनी प्रॉब्लम लिख देंगे, तो लिखने के बाद जो है जो कंसर्न डिपार्टमेंट होगा, तो ही विल रिप्लाई ऑल द पॉलिसीज़ रिलेटेड टू दैट, जितनी भी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है, और जितना भी आपको कंपनसेशन मिल सकता है, आप कहाँ जा सकते हो अपनी प्रॉब्लम से लेकर, वो सब जो है प्रोसीजर वगैरह सब कुछ जो है उसमें मेंशन होगा। तो आरटीआई का बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी है। अब ड्यूटीज़ क्या है कंज्यूमर्स के लिए? कंज्यूमर की भी ड्यूटी बनती है कि परचेज करें क्वालिटी मार्क्ड प्रोडक्ट। अब हर चीज़ जो है हम दूसरे पर नहीं थोप सकते, दूसरा तो अपनी मनमानी करने से नहीं रुकेगा, लेकिन हमें भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमें इस तरह की चीज़ें खरीदनी चाहिए, क्वालिटी मार्क्ड प्रोडक्ट खरीदने चाहिए, जैसे ISI, एग मार्क, बहुत से ऐसे
हॉलमार्क, ये सब जो है बनाए हुए हैं, मार्किंग्स हैं ये, जो अगर आपके प्रोडक्ट पर हैं तो इसका मतलब दे आर नॉट फेक, दे आर जेन्युइन। ओके, फूड FPO या FSSAI से वो पास होकर आपके पास आए हैं। ओके, लेकिन डेट वगैरह तो फिर भी आपको देखनी चाहिए। ओके, आस्क फॉर कैश मेमो, आपको जो है बिल पर ध्यान देना चाहिए। आपने नोटिस किया होगा जैसे कि बड़ी बड़ी जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे गोल्ड को लेकर चलो, तो वो बिल नहीं बनवाते हैं, कहते हैं बिल मत बनाओ, ऐसे ही हमें दे दो। क्यों? जस्ट प्रिवेंट द टैक्स, कि वो टैक्स नहीं पे करना चाहते हैं। लेकिन वो टैक्स जो नहीं पे करते हैं वो जो है, जो आपके गोल्ड बेचने वाले पर जो है बहुत ईजिली हो जाता है, क्योंकि वो बिल नहीं बनाता। अगर वो बिल नहीं बनाएगा यानी सरकार को पता ही नहीं चला उसने क्या बेचा है, तो यानी कि आपकी जेब से तो थोड़ा सा बचा, लेकिन उसकी जेब से बहुत कुछ बच गया है और वो गवर्नमेंट को नहीं दे पाएगा। तो ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम अपनी ड्यूटी निभाएं, ताकि आगे प्रोड्यूसर भी अपनी ड्यूटी निभाए। कैश मेमो ज़रूर लेना चाहिए बड़ी ट्रांजैक्शन के लिए स्पेशली। वैसे तो छोटी ट्रांजैक्शंस के लिए भी आजकल अब कैश मेमो बनाए जाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस हो गया या कुछ भी हो गया। ठीक है, कंप्लेन फॉर जेन्युइन ग्रीवांसेस, आप लोगों की भी ड्यूटी बनती है, कंज्यूमर्स की भी ड्यूटी बनती है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसकी कंप्लेन कीजिए। ऐसे ही सहकर मत बैठिए, ये मत सोचिए कुछ नहीं होगा, बस ऐसे ही धक्के लगेंगे, यहाँ वहाँ जाएंगे, नहीं, इसका जो है प्रॉपर सोल्यूशन है और आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो आपको जेन्युइन ग्रीवांस, अगर जेन्युइन है ग्रीवांस तो उसे लेकर जरूर जाना चाहिए और अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, ये ISI और एगमार्क ये हैं क्या, हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पर लिखे हुए हैं ये प्रॉपरली? तो ये सब लिखे हुए हैं आपके ISI, जैसे कि अ सर्टिफिकेशन मार्क फॉर इंडस्ट्रियल, जितने भी आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट खरीदेंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो भी आप खरीदेंगे तो उस पर जो है ISI मार्क जरूर होगा, जो कि किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ओके, BIS। एक मार्क होगा, एक मार्क जो कि जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होंगे उन सब पे लिखा हुआ होगा। आप ज़रूर ध्यान देना बच्चों, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन जितने भी चीज़ें होती हैं जो जेन्युइन होती हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती है, उन पर ये मार्क्स होते हैं। हॉलमार्क मतलब कि प्रेशियस मेटल्स पर होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। ठीक है, और FPO भी इसमें है। FPO किस पर होगा? फूड का जो भी चीज़ें होंगी उस पर होगा। ठीक है, अब राइट टू सीक रिड्रेसल हमने अभी पढ़ चुके थे। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप अपने ग्रीवांसेस, ये राइट टू सीक रिड्रेसल हमारा रह गया था। अब रिड्रेसल के लिए जो है कंज्यूमर का अगर कोई भी एक्सप्लॉयटेशन होता है, कोई भी डैमेज होता है कंज्यूमर के लिए, तो उसको जो है राइट है कि वो कंपेंसेशन पाए। ठीक है, हेल्थ को प्रॉब्लम हुआ है तो उसको राइट है कि वो अपनी हेल्थ जितनी उसकी प्रॉब्लमेटिक हुई है उसके रिगार्डिंग जो है सफिशिएंट कंपेंसेशन पाए। अब इसके लिए क्या है कि कुछ लोग जो है जाते तो है, लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी है। ओके, कंपेंसेशन पाने के तरीके तो हैं, लेकिन कंज्यूमर रिड्रेसल के भी कुछ डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट्स क्या है? द कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस जो है अब बिकमिंग कम्बरसम। देखो, हम सोचते तो हैं, इसीलिए ही कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, वो नहीं सोचते हम आगे बढ़े, सोचते चल हो गया सो हो गया, आगे ध्यान रखेंगे। लेकिन हम क्यों इस तरह की बातें सोचते हैं? क्योंकि ये इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें ईजिली नहीं मिल पाती हैं। जैसे कि प्रोसेस जो है बिकमिंग कम्बरसम, एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना सरकारी काम में टाइम तो लगेगा ही, तो वही चीज़ है थोड़ा कि एक्सपेंसिव भी हो जाता है। कोई इधर पैसे खा रहा है, कोई उधर पैसे खा रहा है, कोई कमीशन ले रहा है कि हम आपका काम करा देंगे, लो हमें इतना पैसा, मतलब एक्सपेंसिव भी होता चला जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। आज के फास्ट जनरेशन को इतना टाइम नहीं है कि वो इन चीज़ों में अपना समय जाया करें। मैनी टाइम कंज्यूमर्स आर रिक्वायर्ड टू एंगेज लॉयर्स को एंगेज करना पड़ जाता है। कई बार इतनी प्रॉब्लम हो जाती है हमारे प्रोडक्ट को लेकर, बैड प्रोडक्ट को लेकर, तो हमें लॉयर तक हायर करना पड़ जाता है। छोटे मोटे केसेस डालकर नहीं काम बनता है, तो दीज केसेस जो है रिक्वायर करते हैं टाइम, फिलिंग, अटेंडिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स, इतना कुछ होता है। तो ये सब झंझट हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता है। इन मोस्ट परचेजेस क्या है, कैश मेमोज आर नॉट इशूड। अब क्या है कि आप जो है चले गए, गोल्ड खरीद लिया आपने, अब बाद में आपने पे तो कर दिया लेकिन बिल लिया नहीं, फिर उसके बाद आपने क्या किया, घर आकर देखा गोल्ड तो सही नहीं निकला, गोल्ड तो उसकी क्वालिटी उतनी नहीं है, वो तो अंदर से चांदी निकल गया। तो अब आप कोर्ट में कैसे जाएंगे? आपके पास क्या बिल है? क्या आप दिखाएंगे कि आपने इस शॉप से ख़रीदा था? तो आपको कंपेंसेशन कैसे मिलेगा जब आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं है? तो आप कैसे कंपेंसेशन पा सकते हो? तो इसीलिए भी आपको कैश मेमो भी लेना ज़रूरी है। ठीक है,
मोस्ट परचेजेज इन द मार्केट आर स्मॉल और रिटेल सेल्स। ज़्यादातर हम जो है कुछ भी खरीदते हैं जो डिफेक्टिव निकलती है कई चीज़ें तो वो स्मॉल होती हैं, जैसे एक चिप्स का पैकेट ख़राब निकल गया, ठीक है, या दूध का पैकेट, तो हम सोचते हैं यार एक दूध के लिए हम इतना थोड़ी ना करेंगे। अब दवाई तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, हेल्थ को प्रॉब्लमेटिक कर देती है, लेकिन हर छोटी हो चाहे बड़ी हो हमें एक्शन लेना चाहिए बिकॉज इट्स अ राइट। तो हम क्या सोचते हैं ये छोटे छोटे रिटेलर से तो हमने ले लिया है, अब इस पर क्या हम कंपनसेशन मिलेगा, हमें इससे क्या मिलेगा, तो हम नहीं करते हैं। The enforcement of law that protect workers especially in the unorganized sector is weak। जो हम लॉ देते हैं enforcement और लॉ जो प्रोटेक्ट करता है वर्कर्स को वो ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए वीक है, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेंस हुआ है लॉ का, जो भी लॉ बनाए गए हैं जो वर्कर्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए तो बहुत वीक पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आप जो जैसे जॉब करते हैं, कोई है जैसे आपने देखा होगा मजदूर लोग हैं वो काम कर रहे हैं, तो लॉ तो बहुत बनाए गए हैं, लेकिन क्या उनको उसी तरह की ट्रीटमेंट किया जाता है? क्या उन्हें सेफ्टी इन्वायरमेंट मिलता है? क्या उन्हें प्रॉपरली सुना जाता है उनकी ग्रीवांसेस को? तो ये सब भी जो है हमारे राइट्स का हनन होते हैं, ठीक है। रूल्स और रेगुलेशन फॉर वर्किंग ऑफ मार्केट्स आर ऑफन नॉट फॉलोड। जो मार्केट्स के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं अंडर द कोपरा एक्ट जो आपने पीछे पढ़ा था वो जनरली जो है फॉलो नहीं किए जाते हैं, फिर भी लोग अपनी मनमानी करते हैं, कंज्यूमर्स से के साथ धोखाधड़ी एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। अब टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड, अब किस तरह से हम कंज्यूमर मूवमेंट को और आगे तक ले जा सकते हैं। इंडिया हैज़ बीन ऑब्जर्विंग 24 दिसंबर को जो है नेशनल कंज्यूमर्स डे बनाया गया, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ओके, याद रखना ही है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। नेशनल कंज्यूमर्स डे मनाया जाता है एवरी ईयर 24 दिसंबर को। इट वाज ऑन दिस डे कि इंडियन पार्लियामेंट इनेक्ट किया था 1986 का कोपरा एक्ट। क्यों किया जाता है? क्योंकि 24 दिसंबर को ही कोपरा एक्ट आया था 1986 में। इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज दैट हैव एक्सक्लूसिव कोर्ट्स फॉर कंज्यूमर रिड्रेसल। इंडिया एक ऐसी कंट्री है, मतलब इंडिया ही इतनी कंट्रीज़ के अंदर एक वो ऐसी कंट्री भी है जो है सिर्फ और सिर्फ ऐसे कोर्ट्स भी बनाए हैं जो एक्सक्लूसिव हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ उसमें कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम को ही सुना जाएगा और कोई प्रॉब्लम्स यहाँ डिस्कस नहीं होंगी। स्पेशल कंज्यूमर फोरम्स जैसे बनाई गई हैं। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज, ओके। There are today more than 700 consumer groups in the country, which only about 20 to 25 are well organized and recognized for their work। अब कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं कि 700 तो कंज्यूमर ग्रुप्स हैं, लेकिन सिर्फ 20 या 25 ही हैं जो अच्छे से ऑर्गेनाइज की गई हैं, और बाकी तो बस ऐसे ही शॉप्स ही खोल रखे हैं, ऑफिस सा खोल रखा है, लेकिन उसमें कुछ काम धंधा तो होता है नहीं कंज्यूमर के रिगार्डिंग, ओके। आफ्टर मोर देन 25 ईयर्स ऑफ इनैक्टमेंट, 25 साल से ऊपर हो चुका है कोपरा एक्ट को आए हुए, लेकिन कंज्यूमर अवेयरनेस अभी भी बहुत स्लो है, बहुत कम है। तो ये सब हमने आज पढ़ा, ठीक है, कंज्यूमर राइट्स के बारे में। इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका, तो आपको पूरी स्लाइड अच्छे से पढ़नी है, आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत लगती है नोट्स बनाने में, तो आप इनको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, ठीक है, और इनको खुद भी बनाने की कोशिश करें, साथ साथ लिखने की कोशिश करें, और जितना हो सके आप इनको साथ के साथ रिविज़न भी करते जाइए, बिकॉज इफ़ यू विल नॉट रिवाइज देन देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ स्टडी, ओके। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखें, रिवाइज एवरीथिंग और एल्स यू विल फॉरगेट एवरीथिंग, ठीक है बेटा। तो मेरी वीडियो यहीं तक ही समाप्त होती है, और मैंने 10th क्लास के सारे चैप्टर्स अच्छे से कवर कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 सब कुछ। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन कमेंट, तो आप जो है बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, और अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो देन ऑल्सो यू कैन कमेंट, ओके। तो शुक्रिया, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।